together. Radio Manu 91 where it's always better. Where it's always better. Yo, सुबह का सूरज या शाम का रंग, we bring you joy हर जुबान का धन. Community की बात हम हैं आपके साथ, let's spread the love. चलो मिल के साथ tune in, turn up, दिल से बात करो. Radio Manu 92 FM के साथ चलो. Every voice counts, हर लम्हा यहाँ. चलो बात करके देखते हैं, let's all shine on. Yo, let's all go. सेहत की बात और dreams to share. Radio Manu 92 FM, we're always there. From unity to joy, we bring the light. Every word, every tune makes everything right. Listen up, it's time to unite. Radio Manu 92 FM, shining bright. Dill se suno, we love and care. Chalo baat karke dekhte hain, let's take it there. So come along for the ride. Radio Manu 92 FM, we're by your side. चलो बात करके देखते हैं. Your voice, your guide. You are listening to Radio Manu 90.0 FM. चलो बात करके देखते हैं. ये है रेडियो मानू 90.0 FM, पेश है काबुली वाला. यह है रेडियो मानू और आप सुन रहे हैं काबुली वाला. काबुली वाला में आपका फिर से खैर मकदम है. आप सुन रहे थे दास्तान मंटोयत. तो सामीन, अगले किस्त में पेश है मिजाज, जिस्म और रूह के हिसाब से मंटो आज भी कश्मीरी पंडित है. लंबा पतला दुबला, उसमें ब्राह्मणों की वो हरधर्मी, ब्राह्मणों की जिद, उनकी जहानत और उनका चिड़चिड़ापन होता है. बातें भी बहुत करता है जिसमें मज़ा और अनोखापन भरा होता है. दुनिया के किसी मौजू पर उससे गुफ्तगू कीजिए, वो उस पर एक नए अंदाज से पूछेगा. अगर आप दोस्तोयेव्स्की की तारीफ़ करें तो वो सोमरसेट मॉम के गुण गाएगा. आप बम्बई शहर की खूबियाँ गिनाएंगे तो अमृतसर की तारीफ़ में रद्बुल लिसान होगा. आप जिन्ना या गांधी की अज़मत के कायल होते नज़र आएंगे तो वो अपने मोहल्ले के मोची की अजीम हस्ती का मोतरिफ होगा. आप गोश्त और पालक पसंद फरमाएंगे तो वो आपको दाल खाने की तरगीब देगा. आप शादी करना चाहेंगे तो आपको कुंवारा रहने के लिए मुसीर होगा. आप कुंवारेपन को बेहतर समझेंगे तो वो शादी की इफादी हैसियत से बहस करके आपको शादी के लिए मजबूर करेगा. आप उसके एहसान की तारीफ़ करेंगे तो वो बुरा भला कहेगा. आप उसे गाली देंगे तो आपके लिए 500 रुपये की नौकरी ढूंढता फिरेगा. मंटो के मिजाज की तरह उसकी दोस्ती, दुश्मनी और उसका इंतकाम भी अजीब है. मंटो ने मुझे पहली बार शराब पिलाई थी. मुझसे कहने लगा, गुनाह की लज्जत शराब में है, औरत की रंगत शराब में है, अदब की चाशनी शराब में है, मकरूहाते दुनिया के नजात शराब में है. भाई कृष्णचंद्र, तुम कब तक पंडित बने रहोगे? आखिर तुम्हें अदब की तख्लीक करनी है, कोई स्कूल के बच्चों को तो पढ़ाना है नहीं. ज़िंदगी नहीं देखोगे, गुनाह नहीं करोगे, मौत के करीब नहीं जाओगे, गम का मज़ा नहीं चखोगे, 16 नंबर 1 विस्की नहीं पियोगे तो क्या खाक लिखोगे? मंटो के पास उर्दू का टाइपराइटर था और मंटो अपने तमाम ड्रामे इस तरह लिखता था कि कागज़ टाइपराइटर पर चढ़ा कर बैठ जाता था. मौजू मिलते ही टाइपराइटर शुरू कर देता. खट 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 खटखटा खटखट. 2 घंटे के अंदर एक बेहतरीन ड्रामा तैयार. साल भर के अंदर दिल्ली में उन्होंने 100 से ज़्यादा रेडियो ड्रामे लिखे जो सब बहुत मकबूल हुए. मंटो का ख्याल था कि टाइपराइटर से ज़्यादा कोई ख्याल अंगेज़ चीज़ दुनिया में है ही नहीं. अल्फाज गढ़े गढ़ाए मोतियों की तरह जिला लिए हुए साफ़ सुथरी मशीन से निकलते आते हैं. कलम की तरह नहीं कि निब घिसी हुई है या रोशनाई कम है या कभी कागज़ पतला है. एक अदीब के लिए टाइपराइटर इतना ही ज़रूरी है जितना एक खाविंद के लिए बीवी. और एक ये उपेंद्र नाथ अश्क हैं
और एक ये कृष्णचंद्र की कलम घिस घिस किए जा रहे हैं। मियाँ, कभी अजीम अदब की तख्लीक 8 आने के पेन होल्डर से भी हो सकती है? तुम गधे हो, नीरे गधे। मैं तो खैर चुप रहा, मगर 2-3 रोज़ के बाद हम लोग देखते क्या हैं कि अश्क साहब अपने बगल में एक नया टाइपराइटर दबाए चले आ रहे हैं और आपने मंटो के मेज़ के सामने अपना टाइपराइटर सजा दिया और खटखटाखट करने लगे। अरे उर्दू के टाइपराइटर से क्या होता है, अंग्रेज़ी का टाइपराइटर होना चाहिए। कृष्ण, तुमने मेरा अंग्रेज़ी का टाइपराइटर देखा है? पूरी दिल्ली में ऐसा टाइपराइटर नहीं होगा। एक रोज़ तुम्हें लाकर दिखाऊंगा। अश्क ने ये बात सुनी और न सिर्फ अंग्रेज़ी का बल्कि हिंदी का टाइपराइटर भी ख़रीद लिया। अब जब वो आता तो उसके पीछे एक चपरासी एक छोर 3-3 टाइपराइटर उठाए उनके पीछे पीछे दाखिल होता और मंटो के सामने से गुजर जाता। अब अश्क के पास 3 टाइपराइटर और मंटो के पास सिर्फ 2। आखिर मंटो ने गुस्से में आकर अपना अंग्रेज़ी का टाइपराइटर बेच दिया। वो उर्दू का टाइपराइटर भी बेचना चाहता था, मगर उससे काम में आसानी थी, इसलिए वो पहल नहीं किया। मगर 3 टाइपराइटर की मार वो कब तक खाता। आखिर उसने उर्दू का टाइपराइटर भी बेच दिया। कहने लगा, लाख कहो वो बात मशीन में नहीं जो कलम में है। कागज़ कलम और दिमाग का जो रिश्ता है वो टाइपराइटर से कायम नहीं होता। एक तो कम वक्त खटाखट शोर किए जाता है, मुसलसल मुतवातिर, और कलम किस रवानी से चलता है। मालूम होता है रोशनाई सीधी दिमाग से निकलकर कागज़ की सतह पर बह रही है। हाय, ये शेफर का कलम किस कदर खूबसूरत है। इसका नुकीला स्ट्रीमलाइन हुस्न देखो, जैसे बांद्रा की ग्रेमिलियंस छोकरी है। ए अश्क, कभी बांद्रा गए हो? अश्क ने जलकर कहा, तुम्हारा भी कोई दीन ईमान है? कल तक टाइपराइटर की तारीफ़ करते थे, आज अपने पास टाइपराइटर है तो कलम की तारीफ़ करने लगे। वाह, ये भी कोई बात है? हमारे 1000 रुपये खर्च हो गए। मंटो ने कहा, अबे चल, तो बहुत बड़ा फ्रॉड है। मंटो की ज़बान पर फ्रॉड का लफ्ज़ बहुत चढ़ा हुआ था। मीरा जी के हाथ में लोहे के 2 गोले रहते थे। मैंने उनसे पूछा, इसका मसरफ़ क्या है? मंटो ने कहा, फ्रॉड है। मीरा जी ने सेवइयों के मुसफ़र में सालन डालकर खाना शुरू कर दिया। मैंने कहा, ये आप क्या कर रहे हैं? मंटो ने कहा, फ्रॉड है। उपेंद्र नाथ अश्क ने कोई चीज़ लिखी। मंटो ने कहा, फ्रॉड है। उसने कुछ चींची की तो कहा, तो खुद एक फ्रॉड है। एक बार नून मीम राशिद नज़्म सुना रहे थे। उन्हें बीच में रोक कर कहा, यार राशिद, तेरी ये बग़ैर रदीफ़ और काफ़िए की आज़ाद शायरी मुझे यूँ लगती है जैसे बिना मडगार्ड के साइकिल। राशिद साहब ने अपनी नज़मों का दफ़ा करते हुए रिदम और राइम पर एक लेक्चर झाड़ने के बाद अपनी नज़्म ए मेरी हम रक्स मुझको थाम ले मुझे सुनानी शुरू की और कहा, देखिए, मैंने इसमें डांस का रिदम रखा है। मंटो ने कहा, कौन सा डांस? रामबा संबा, कथकली, कथक मणिपुरी। फ्रॉड कहीं का। अच्छा, अब अपनी अफसाना निगारी के बारे में सुनिए। अव्वल दर्जे का फ्रॉड है। पहला अफसाना उसने बाउनवान तमाशा लिखा, जो जलियांवाला बाग के खूनी हादसे से मुताल्लिक था। ये उसने अपने नाम से न छपवाया। यही वजह है कि वो पुलिस की दस्तबुर्द से बच गया। उसके फ्रॉड होने का मज़ीद सबूत यह है कि वो अक्सर कहा करता था कि वो अफसाना नहीं सोचता, खुद अफसाना उसे सोचता है। ये भी एक फ्रॉड है। हालांकि मैं जानता हूँ कि जब उसे अफसाना लिखना होता है तो उसकी वही हालत होती है जब किसी मुर्गी को अंडा देना होता है, लेकिन वो ये अंडा छुप कर नहीं देती, सबके सामने देता। लेकिन वो ये अंडा छुप कर नहीं देता, सबके सामने देता है। उसके दोस्त यार बैठे होते हैं, उनकी 3 बच्चियाँ शोर मचा रही होती हैं और वो अपनी मखसूस कुर्सी पर उकड़ू बैठा अंडे दिए जाता है, जो बाद में चूं चूं करते अफसाने बन जाते हैं। मैंने अफसाने तो इसलिए लिखता हूँ कि अफसाना निगारी मुझे शराब की तरह लत पड़ गई है। अफसाना मेरे दिमाग में नहीं, मेरी जेब में होता है, जिसकी मुझे कोई खबर नहीं होती। मैं अफसाने तो इसलिए लिखता हूँ कि अफसाना निगारी की मुझे शराब की तरह लत पड़ गई है। अफसाना मेरी दिमाग में नहीं, मेरी जेब में होता है, जिसकी मुझे कोई खबर नहीं होती। मैं अपने दिमाग पर जोर देता रहता हूँ कि कोई अफसाना निकल आए, सिगरेट पे सिगरेट फूंकता हूँ, मगर अफसाना दिमाग से बाहर नहीं निकलता। आखिर थक हाक कर बांझ औरत की तरह बैठ जाता हूँ,
मैंने लिखे अफसाने की दाम पेशगी वसूल कर चुका होता हूँ, इसलिए बड़ी कोफ्त होती है। करवटें बदलता हूँ, उठकर चिड़ियों को दाने डालता हूँ, बच्चियों को झूले झुलाता हूँ, घर का कूड़ा करकट साफ करता हूँ, नन्हे मुन्ने जूते जो घर में जा बजा बिखरे होते हैं उठाकर एक जगह रखता हूँ, मगर कमबख्त अफसाना जो मेरी जेब में पड़ा होता है जहन में नहीं उतरता और मैं तिलमिलाता रहता हूँ। जब बहुत ज़्यादा कोफ्त होती है तो बाथरूम चला जाता हूँ, मगर वहाँ भी कुछ हासिल नहीं होता। अक्सर औकात मैं जिच विच हो गया हूँ तो मेरी बीवी मुझसे कहती है कि आप सोचिए नहीं, बस कलम उठाइए और लिखना शुरू कर दीजिए। मैं उसके कहने पर कलम उठाता हूँ, कागज़ पर 786 लिखकर जो पहला फ़िक्रा दिमाग में आता है उससे अफसाने का आगाज़ कर देता हूँ। बापू गोपीनाथ, टोबा टेक सिंह, मम्मी और मोज़ेल मैंने इसी फ्रॉड तरीके से लिखे हैं। वो अनपढ़ है, इस लिहाज से उसने कभी मार्क्स का मुताला नहीं किया है। फ्रायड की कोई किताब उसकी नज़र से आज तक नहीं गुजरी। हेगल का सिर्फ नाम ही जानता है। लेकिन मज़े की बात यह है कि लोग, मेरा मतलब है तनकीद निगार, ये कहते हैं कि इन तमाम मुफक्किरों से मुतासिर। सामईन, मिलते हैं हम मुख्तसर से वक्फे के बाद। आप बने रहिए। You are listening to Kabuliwala, Radio Manu 90.0 FM's Dastan Goi. सुनते रहिए रेडियो मानो 90.0 FM। चलो बात करके देखते हैं। This is Radio Manu 90.0 FM. Let's listen to The Mindful Minute. संत तिरुवल्लुवर ने कहा है, नम्रता और मीठे वचन ही मनुष्य के आभूषण होते हैं। नम्रता और मीठे वचन ही मनुष्य के आभूषण होते हैं, शेष सब नाम मात्र के भूषण हैं। Our lives begin to end the day we become silent about things that matter. A quote by Martin Luther King Jr. अपने ज़ाहिर और बातिन को एकसा रखो। हज़रत अबू बकर सिद्दीक। ये है रेडियो मानू 90.0 FM। आप सुन रहे थे द माइंडफुल मिनट। ये है रेडियो मानो 90.0 FM। चलो बात करके देखते हैं। You are listening to Kabuliwala, Radio Manu 90.0 FM's Dastan Goi. सामईन, काबुलीवाला में आपका फिर से खैर मकदम है। तो हुआ कुछ यूँ, जहाँ तक मैं समझता हूँ मंटो किसी दूसरे शख्स के ख्याल से मुतासिर होता ही नहीं है। वो समझता है कि समझाने वाले सब चुगद हैं। दुनिया को समझाना नहीं चाहिए, उसे खुद समझना चाहिए। ज़माने की जिस दौर से आप गुज़र रहे हैं, अगर आप उससे नावाकिफ़ हैं तो मेरे अफसाने पढ़िए। अगर आप उन अफसानों को बर्दाश्त नहीं कर सकते तो इसका मतलब है कि ये ज़माना नाकाबिल बर्दाश्त है। मुझ में जो बुराइयां हैं वो इस अहद की बुराइयां हैं। मेरी तहरीर में कोई नुक्स नहीं। लोग मुझे स्याह कलम कहते हैं, लेकिन मैं तख्ते स्याह पर काली चौक से नहीं लिखता, सफ़ेद चौक इस्तेमाल करता हूँ ताकि तख्ते स्याह की स्याही और ज़्यादा नुमाया हो जाए। ये मेरा ख़ास अंदाज़ है, ये मेरा ख़ास तर्ज है, जिसे तरक्की पसंद, फाहश निगारी और खुदा मालूम क्या क्या कुछ कहा जाता है। लानत हो सादत हसन मंटो पर, कम वक्त को गाली भी सलीक़े से नहीं दी जाती। तो मंटो साहब वापस बम्बई आ गए, बम्बे टाकीज़ में। मैं बम्बे टाकीज़ में मुलाजिम था। एक रोज़ सुबह घर से बम्बे टाकीज़ आते हुए मैंने ट्रेन में अखबार का
स्पोर्ट्स कॉलम खोला। ब्रेबॉर्न स्टेडियम में क्रिकेट मैच हो रहा था। एक खिलाड़ी का नाम अजीबो गरीब था, हिप्टुल्ला, HEPTULLH, हिप्टुल्ला। मैंने सोचा कि आखिर ये क्या हो सकता है। अगर कुछ समझ में ना आया, शायद हैबतुल्ला की बिगड़ी हुई शक्ल थी। स्टूडियो पहुंचा तो कमाल की कहानी की फिल्मी तश्कील का काम शुरू हुआ था। कमाल ने अपने मखसूस अदीबाना और असर पैदा करने वाले अंदाज में कहानी का एक बाब सुनाया। मुझसे अशोक ने राय तलब की। क्यों मंटो? मालूम नहीं क्यों मेरे मुंह से निकला, ठीक है मगर हिप्टुल्ला नहीं। बात कुछ बन गई। हिप्टुल्ला मेरा मतलब बयान कर गया। मैं कहना यह चाहता था कि सीक्वेंस ज़ोरदार नहीं है। कुछ अरसे बाद हसरत ने उसी बाब को नए तरीके से पेश किया। मेरी राय पूछी तो मैंने बेइरादी तौर पर कहा, भाई हसरत, बात नहीं बनी, कोई हिप्टुल्ला चीज़ पेश करो। हिप्टुल्ला। दूसरी मरतबा हिप्टुल्ला कह के मैंने सबकी तरफ देखा, सबका रद्द-ए-अमल जानने के लिए। ये लफ्ज़ मानी इख्तियार कर चुका था। चुनांचे उस नशिस्त में मैंने ये लफ्ज़ बिला तकल्लुफ़ इस्तेमाल किया। हिप्टुल्ला नहीं है, हिप्टुलाइज करना चाहिए, वगैरह वगैरह। लेकिन अचानक एक बार अशोक मुझसे मुखातिब हुआ और कहा, ये हिप्टुल्ला का असल मतलब क्या है? इसका जवाब किस ज़बान का लफ्ज़ है? श्याम उस वक्त मौजूद था जब अशोक ने मुझसे ये सवाल किया तो उसने ज़ोर का कहकहा लगाया। उसकी आंखें सुखड़ गईं। ट्रेन में वो मेरे साथ था जब मैंने उसे क्रिकेट खिलाड़ी के अजीबो गरीब नाम की तरफ उसको मुतवज्जह किया था। हंस हंस के दोहरा होते हुए उसने सबको बताया कि मंटो की नई मंटोयत है। कुछ नहीं सूझा तो हिप्टुल्ला को खींचकर फिल्मी दुनिया में ले आया। कहना यह है कि खींचातानी के बगैर ये लफ्ज़ बम्बे के फिल्मी हलकों में राइज हो गया। शाब मायनोशी के मामले में एतदाल पसंद नहीं था। वो खुल के खेलने का कायल था। अपने सामने मैदान की वुसअत देख लेता था। उसकी लंबाई चौड़ाई अच्छी तरह से जांच लेता था ताकि हुदूद से आगे न निकल जाए। वो मुझसे कहा करता था, मैं चौके छक्के पसंद नहीं करता, छक्के महज इत्तफाक से लग जाते हैं। तकसीम होने के चंद माह पेशतर का जिक्र है। श्याम शाहिद लतीफ़ के घर से मेरे यहाँ चला आया था। बम्बई की ज़बान में कड़की यानी मुफलिसी के दिन थे, मगर मैनोशी बड़ी बाकायदगी से जारी की थी। एक शाम बातों बातों में ज़्यादा पी गए। राजा मेहंदी अली ख़ान भी इत्तेफाक से मौजूद थे। कर्फ्यू का वक्त हुआ तो उसने जाने की इजाज़त पाई। मैंने उससे कहा, पागल हुए हो, पकड़े जाओगे। श्याम ने उससे अज़राह मजाक कहा, यहीं सो जाओ, आजकल ताजी यहाँ नहीं है। राजा ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मुझे नींद नहीं आएगी, स्प्रिंग वाले पलंगों पर मैं कनात से सो नहीं सकता। श्याम ने एक गिलास में राजा के डील डॉल के मुताबिक ब्रांडी का एक पैक डाला और उसे दिया। ये लो, इससे नींद आ जाएगी। राजा एक जुड़िए में सारा गिलास चढ़ा गया। बहुत देर तक ताजी की बातें होती रहीं, जो श्याम से नाराज़ होकर अपनी बहन के पास चली गई थी। हर 8वें 10वें रोज़ निकम्मी निकम्मी बातों पर दोनों में चख हो जाया करती थी। मैं बिल्कुल दखल नहीं देता था, इसलिए कि श्याम को ये बिल्कुल पसंद नहीं था। हम दोनों में गोया दिल ही दिल में ये मुआहदा हो चुका था कि एक दूसरे के कामों में दखल अंदाजी नहीं करेंगे। ताजी यूं गई थी जैसे कभी वापस नहीं आएगी, और श्याम ने भी उसे यूं विदा किया था जैसे वो फिर कभी उसकी शक्ल देखने का रवादार नहीं होगा। मगर दोनों एक दूसरे से दूर बैठे तड़पते रहते थे। शामों को तो श्याम अक्सर ताजी के मामले में जज्बाती हो जाता था। मैं सोचता वो ज़रूर रात भर उसकी यादों में जागता होगा, मगर कमबख्त नींद का कुछ ऐसा माता था कि पलंग पर लेटते ही सो जाता। मेरे फ्लैट में 2 कमरे थे, एक सोने का और दूसरा बैठने का। सोने वाला कमरा मैंने श्याम और ताजी को दे दिया था, और बैठने वाले कमरे में गद्दा बिछाकर मैं खुद सोता था। ताजी चूँकि मौजूद नहीं थी, इसलिए उसका पलंग राजा मेहंदी अली ख़ान को मिल गया। रात बहुत गुजर गई थी, इसलिए हम सब अपनी अपनी जगह पर सो गए। हस्बे मामूल 5:45 बजे के करीब मेरी आँख खुली। नीम ख्वाबी के आलम में मुझे यूँ महसूस हुआ कि मेरे साथ कोई मेरे बगल लेटा है। पहले मैंने ख्याल किया कि बीवी है, मगर वो तो लाहौर बैठी है। आंखें खोल कर देखा तो मालूम हुआ कि श्याम है। अब मैंने सोचना शुरू किया कि ये मेरे पास कैसे पहुंच गया। अब ये सोच ही रहा था कि जले हुए कपड़े की बू नाक में घुसी। पास ही सोफा पड़ा था। अरसा हुआ सिगरेट गिरने से उसका एक हिस्सा जल गया था।
मगर इतनी देर के बाद अब वो आने का क्या मतलब था? आंखें ज़्यादा खुली तो मैंने धुएं की कड़वाहट महसूस की और हल्के हल्के दूधिया बादल भी देखे। उठकर मैं दूसरे कमरे में गया। देखता क्या हूँ कि वो पलंग जिस पर श्याम सोया करता था सुलग रहा है और पास ही दूसरे पलंग पर राजा मेहंदी अली खां अपनी तोंद निकाले खर्राटे ले रहे हैं। मैंने करीब जाकर पलंग के जले हुए हिस्से का मुआयना किया। मेट्रेस में बड़ी रकाबी के बराबर सुराख था जिसमें से धुआं निकल रहा था। ऐसा मालूम होता था कि किसी ने आग बुझाने की कोशिश की है, क्योंकि पलंग पानी से तरबतर था। मगर मामला चूंकि रुई और नारियल के फूस का था, इसलिए आग पूरी तरह से बुझी नहीं थी और बराबर सुलग रही थी। मैंने राजा को जगाने की कोशिश की, मगर वो करवट बदल कर और जोर से खर्राटे लेने लगा। एकदम पलंग के स्याह सुराख से लाल लाल शोला बाहर लपका। मैं फौरन गुसलखाने की तरफ भागा, एक बाल्टी पानी उस सुराख में डाली और जब पूरी तरह इत्मीनान हो गया कि आग बुझ गई है तो राजा को झंझोड़ झंझोड़ कर जगाया। उससे जब आतिशज़दगी की वारदात से मुताल्लिक इस्तिफ़ार किया तो उसने अपने मखसूस अंदाज में खूब नमक मिर्च लगाकर वाक़यात बयान किए। तुम्हारे ये श्याम हनुमान महाराज है। रात बरांडे के तालाब में गोते लगाते हुए मैं सो गया। 2 बजे के करीब अब अजीब अजीब आवाज़ें आईं तो मैं जाग पड़ा। क्या देखता हूँ कि श्याम एक बहुत बड़ा हनुमान है। उसकी गुफ़ेदार दुम के साथ मिट्टी के तेल में डूबी चिंदियाँ बांधी हैं और उनमें आग लगी है। श्याम पलंग पर ज़ोर ज़ोर से उछल कूद कर रहा है और अपनी दुम से आग लगा रहा है। जब आग लग गई तो मैंने आंख बंद कर ली और बरांडे के तालाब में गोता लगा गया। सुने ही वाला था कि तुम्हारा ख्याल आया कि गरीब आदमी का पलंग ऐसा न हो कि जलकर खाक हो जाए। चुनांचे उठा, श्याम गायब था। दूसरे कमरे में तुम्हें हालात से आगाह करने के लिए गया तो देखता क्या हूँ कि श्याम अपने असली रूप में तुमसे चिपटा लेटा हुआ है। तुम्हें जगाने की कोशिश की, अपने फेफड़ों पर जोर लगा लगा कर तुम्हें पुकारा, घंटे बजाए, एटम बम चलाए, मगर तुम न उठे। आखिर मैंने हौले हौले तुम्हारे कान में कहा, ख्वाजा उठो, स्कॉच विस्की की एक पूरी पेटी आई है। तुमने फ़ौरन आंखें खोल दी और पूछा कहाँ। मैंने कहा होश में आओ, पूरा मकान जल रहा है, आग लग गई है, आग। तुमने कहा बकते हो। नहीं ख्वाजा, ख्वाजा खिज्र की कसम खाकर कहता हूँ आग लगी है, आग। तो सामीन लेते हैं छोटा सा ब्रेक, मिलते हैं थोड़ी देर के बाद काबुली वाला के साथ। आप सुन रहे हैं काबुली वाला, रेडियो मानो 90.0 FM की दास्तान गोई। Keep listening to Radio Manu 90.0 FM. चलो बात करके देखते हैं। आइए अब सुनते हैं हिस्ट्रीज मिस्ट्रीज। दोस्तों, आप सुन रहे हैं हिस्ट्रीज मिस्ट्रीज रेडियो मानू 90.0 FM पर, और आज हम बात करेंगे टाइटैनिक के बारे में। सन 1912 में RMS टाइटैनिक दुनिया का सबसे बड़ा बहरी जहाज़ था। ये अपने पहले सफ़र पर 10 अप्रैल को इंग्लैंड के शहर साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क जा रहा था। जहाज़ पर 2224 मुसाफिर और अमले के अफराद मौजूद थे। 14 अप्रैल की रात टाइटैनिक को समंदर में बर्फ़ की चट्टानों के बारे में 6 बार खबरदार किया गया, लेकिन ये तकरीबन 41 किलोमीटर घंटे की रफ्तार से चल रहा था। रात 11:40 पर जहाज़ के निगहबानों ने एक बड़ा आइसबर्ग देखा। अमले ने जहाज़ को मोड़ने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। आइसबर्ग से टकराने के बाद जहाज़ के दाईं तरफ फौलादी चादरें टूट गईं और पानी अंदर दाखिल होने लगा। 6 बड़े हिस्से पानी से भर गए, लेकिन जहाज़ सिर्फ 4 हिस्सों में पानी भरने तक ही तैर सकता था। जहाज़ के अमले ने मदद के लिए रेडियो पैगामात भेजे, सिग्नल फ्लेयर्स भेजे, मुसाफिरों को लाइफ बोट्स में बैठाने की कोशिश की गई,
मगर एक मसला था, जहाज पर सिर्फ 20 लाइफ बोट्स ही थीं, जो तमाम मुसाफिरों के लिए नाकाफ़ी थी। ये बोट सिर्फ करीब मौजूद किसी दूसरे जहाज तक लोगों को पहुंचाने के लिए बनाई गई थी, ना कि सबको एक साथ बचाने के लिए। रात 2:20 पर हादसे के तकरीबन 3 घंटे बाद टाइटैनिक समंदर में डूब गया। 1000 से ज़ायद अफराद पानी में डूब गए, लेकिन समंदर का ठंडा पानी इनके लिए जानलेवा साबित हुआ। सिर्फ चंद लोग जिंदा बच पाए। तकरीबन 1.5 घंटे बाद एक बहरी जहाज़ RMS कारपेथिया वहां पहुंचा और 710 जिंदा बच जाने वालों को बाहिफाजत निकाल लाया। ये हादसा पूरी दुनिया के लिए एक सदमा था। लोगों में गुस्सा था कि जहाज़ में इतनी कम लाइफ बोट्स क्यों थी और गरीब मुसाफिरों के साथ गैर मुनसिफाना सलूक क्यों किया गया। इस हादसे के बाद बहरी सफ़र के कवानीन सख्त किए गए और 1914 में बैनुल अक़वामी समंदर हिफाजत कानून यानी सोलैस इंटरनेशनल कन्वेंशन फॉर द सेफ्टी ऑफ लाइफ एट सी बनाया गया, जो आज भी बहरी जहाज़ों की हिफाजत के लिए इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, आप सुन रहे थे हिस्ट्रीज़ मिस्ट्रीज़। आइंदा आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए सुनते रहें रेडियो मानू 90.0 FM। चलो बात करके देखते हैं। You were listening to History's Mysteries. You are listening to Radio Manu 90.0 FM. चलो बात करके देखते हैं। आप सुन रहे हैं काबुली वाला रेडियो मानू 90.0 FM की दास्तान गोई। काबुली वाला में आपका फिर से खैर मकदम है। जब तुम्हें मेरे बयान पर यकीन हो गया तो तुम आराम से ये कहते हुए सो गए कि फायर ब्रिगेड को इत्तला दे दो। तुम्हारी तरफ से मायूस होकर मैंने श्याम को हालात की नज़ाकत को आगाह करने की कोशिश की। जब वो इस काबिल हुआ कि मेरी बात उसके दिमाग में पहुंच सके तो उसने मुझसे कहा, तुम बुझा दो ना यार, क्यों तंग करते हो। यह कहकर वो सो गया। अब आग आखिर आग है और उसे बुझाना हर इंसान का फ़र्ज़ है। इसलिए मैं फ़ौरन अपनी सारी इंसानियत मुजतमा करके फायर ब्रिगेड बन गया और वो जग जो मैंने तुम्हारे सालगिरह पर तोहफे के तौर पर दिया था उसमें पानी भरकर आग पर डाल दिया। मेरा काम पूरा हो चुका था। नतीजा खुदा के हाथ में सौंप कर सो गया। शाम जब पूरी नींद सोकर उठा, मैंने और राजा ने उससे पूछा कि आग कैसे लगी थी। श्याम को ये कतन मालूम नहीं था। बहुत देर गौर व फिक्र करने के बाद उसने कहा, मैं आतिशज़दगी की इस वारदात पर कोई रोशनी नहीं डाल सकता, मगर जब रात दूसरे कमरे से श्याम की जली हुई रेशमी कमीज़ उठाकर लाया तो श्याम ने कहा, अब तफ्तीश करनी पड़ेगी। सबने मिलकर तफ्तीश शुरू की तो मालूम हुआ कि श्याम साहब ने जो बनियान पहना हुआ है वो भी 2 जगह से जला हुआ है। ज़्यादा गहराइयों में गए तो देखा कि उनकी छाती पर रुपये जितने बड़े 2 आबले हैं। चुनांचे शर्लॉक होम्स ने अपने दोस्त वाटसन से कहा, ये बात कतई तौर पर पाए सबूत को पहुंच गई है कि आग ज़रूर लगी थी और श्याम सिर्फ उस गर्ज से कि उसके हमसाये राजा मेहदी अली ख़ां को तकलीफ़ न हो चुपचाप उठकर मेरे पास चला आया था। अरसा हुआ जब तक़सीम हिंद पर मुसलमान हिंदुओं में खूंरेज़ जंग जारी थी और तरफ़ैन के हज़ारों आदमी रोज़ाना मरते थे। श्याम और मैं रावलपिंडी से भागे हुए एक सिख ख़ानदान के पास बैठे थे। उसके अफराद अपने ताज़ा ज़ख्मों की रुदात सुना रहे थे जो बहुत दर्दनाक थी। श्याम मुतासिर हुए बगैर न रह सका। वो हलचल जो उसके दिलो दिमाग में मच रही थी उसको मैं बखूबी जानता था। जब हम वहाँ से रुखसत हुए तो मैंने श्याम से कहा, मैं मुसलमान हूँ, क्या तुम्हारा जी नहीं चाहता कि मुझे कत्ल कर दूँ? श्याम ने बड़ी संजीदगी से जवाब दिया, इस वक्त नहीं, लेकिन उस वक्त जब मुसलमानों के ढाए हुए मजालिम की दास्तान सुन रहा था मैं तुम्हें कत्ल कर सकता था।
श्याम के मुंह से ये बात सुनकर मेरे दिल को ज़बरदस्त धक्का लगा। उस वक्त शायद मैं भी उसे कत्ल कर सकता था, मगर बाद में जब मैंने सोचा और उस वक्त और इस वक्त में ज़मीन व आसमान का फ़र्क महसूस किया, तो उन तमाम फसादात व नफसियाती पस मंज़र मेरी समझ में आ गया, जिसमें रोज़ाना सैकड़ों बेगुनाह हिंदू और मुसलमान मौत के घाट उतारे जा रहे थे। इस वक्त नहीं, उस वक्त हाँ। क्यों? आप सोचिए तो आपको इस क्यों के पीछे इंसान की फितरत में इस सवाल का सही जवाब मिल जाएगा। बम्बई में फ़िरका वाराना कशीदगी दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। बम्बई टाकीज की ऊनाने हुकूमत जब अशोक कुमार और वाचा ने संभाली तो बड़े बड़े ओहदे इत्तफाक से मुसलमानों के हाथ में चले गए। इससे बम्बई टाकीज के हिंदू स्टाफ में नफ़रत और गुस्से की लहर दौड़ गई थी। वाचा को गुमनाम ख़त मौसूल होने लगे, जिसमें स्टूडियो का आग लगाने और मरने और मारने की धमकियां होती थीं। अशोक और वाचा दोनों को उनकी कोई परवाह नहीं थी, लेकिन कुछ ज़कीउल हिस्स होने के बाइस और कुछ मुसलमान होने की वजह से मैं हालात की नज़ाकत को बहुत ज़्यादा अहमियत दे रहा था। कई मरतबा मैंने अशोक और वाचा से अपनी तफ्तीश का इजहार किया और उनको राय दी कि मुझे बम्बई टाकीज से अलग कर दें, क्योंकि हिंदू ये समझते हैं कि सिर्फ मेरी वजह से मुसलमान वहाँ दाखिल हो रहे हैं। मगर उन्होंने कहा कि तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है। दिमाग मेरा वाकई ख़राब हो रहा था। बीवी बच्चे पाकिस्तान में थे तब से, जब वो हिंदुस्तान का एक हिस्सा हुआ करता था और मैं उसे जानता था। उसमें वक्तन फ़वक्तन हिंदू मुसलमान फसादात होते रहते थे, जिससे मैं बखूबी वाकिफ़ था। अब कि जब हम आज़ाद हुए हैं, हमारा ग़ुलाम कौन होगा? जब ग़ुलाम थे तो आज़ादी का तसव्वुर कर सकते थे, अब आज़ाद हुए हैं तो ग़ुलामी का तसव्वुर क्या होगा? लेकिन सवाल यह है कि हम आज़ाद भी हुए हैं या नहीं। हिंदू मुसलमान धड़ाधड़ मर रहे थे। कैसे मर रहे थे, क्यों मर रहे थे, इन सवालों के मुख्तलिफ जवाब थे। हिंदुस्तानी जवाब, पाकिस्तानी जवाब और अंग्रेज़ी जवाब। हर सवाल का जवाब मौजूद था, मगर उस जवाब की हकीकत तलाश करने का सवाल पैदा होता तो उसका कोई जवाब न मिलता। कोई कहता ये गदर के खंडरात में तलाश करो, कोई कहता नहीं ये ईस्ट इंडिया कंपनी की हुकूमत में मिलेगा, कोई और पीछे हटकर इसे मुग़लिया ख़ानदान की तारीख़ में टटोलने के लिए कहता। सब पीछे ही हटते जा रहे थे और कातिल और सफ़ाक बराबर आगे बढ़ते जा रहे थे और लहू और लोहे की ऐसी तारीख़ लिख रहे थे जिसका जवाब तारीख़ आलम में कहीं भी नहीं मिलता। फसादात ज़ोरों पर थे और एक दिन मैं और अशोक बम्बई टाकीज से वापस आ रहे थे। रास्ते में उसके घर देर तक बैठे रहे। शाम को उसने कहा चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ आऊँ। शॉर्टकट की खातिर वो मोटर को एक खालिस इस्लामी मोहल्ले में ले लिया। सामने से एक बारात आ रही थी। जब मैंने बैंड की आवाज़ सुनी तो मेरे औसान ख़ता हो गए। एकदम अशोक का हाथ पकड़कर चिल्लाया, दादा मुनी ये तुम कहाँ चले आए? अशोक मेरा मतलब समझ गया, मुस्कुराकर कहने लगा, कोई फ़िक्र ना करो। मैं फ़िक्र क्यों करना करता? मोटर ऐसे इस्लामी मोहल्ले में थी जहाँ किसी हिंदू का गुज़र हो ही नहीं सकता। और अशोक को कौन नहीं पहचानता, कौन नहीं जानता कि वो हिंदू है, एक बहुत बड़ा हिंदू जिसका कत्ल मार के खेज हो सकता है। मुझे अरबी ज़बान में कोई दुआ याद नहीं थी, कुरान की कोई मौजू मुनासिब आयत भी नहीं आती थी। दिल ही दिल में अपने ऊपर लानतें भेज रहा था और धड़कते हुए दिल से मैं एक अपने आप को अपनी ज़बान में बेजोड़ सी दुआएं मांग रहा था कि ए खुदा मुझे सुरखरू रखियो। ऐसा न हो कि कोई मुसलमान अशोक को मार दे और मैं सारी उम्र उसका खून अपने गर्दन पर महसूस करता रहूं। ये गर्दन कौम की नहीं, मेरी अपनी गर्दन थी। मगर ये ऐसी गलीज़ जलील हरकत की वजह से किसी और कौम के सामने निदामत से झुकना नहीं चाहती थी। जब मोटर बारात के पास पहुंची तो लोगों ने चिल्लाना शुरू कर दिया, अशोक कुमार, अशोक कुमार। मैं बिल्कुल यख हो गया। अशोक स्टीयरिंग पर हाथ रखे खामोश था। मैं खौफ हिरासा की यकबख्ती से निकलकर हुजूम से ये कहने वाला था कि देखो, होश करो, मैं मुसलमान हूँ और ये मुझे मेरे घर तक छोड़ने जा रहा है, कि दो नौजवान ने अचानक से आगे बढ़ा और कहने लगा, अशोक भाई, अगला रास्ता नहीं मिलेगा, इधर बाजू की गली से चले जाओ। अशोक भाई। अशोक उनका भाई था और मैं कौन था? मैंने दफतन अपने लिबास की तरफ देखा जो खादी का था।
मालूम नहीं उन्होंने मुझे क्या समझा होगा, मगर हो सकता है कि उन्होंने अशोक की मौजूदगी में मुझे देखा ही ना हो। मोटर जब इस्लामी मोहल्ले से निकली तो मेरी जान में जान आई। मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया तो अशोक हंसा। तुम खामखा घबरा गए, आर्टिस्ट को ये लोग कुछ नहीं कहते। चंद रोज़ बाद बम्बे टॉकीज में नज़ीर अजमेरी की कहानी पर मैंने बड़ी नुक्ताचीनी की और उसमें कुछ तब्दीलियां करना चाहिए तो नज़ीर अजमेरी ने अशोक और वाचा से कहा, मंटो को आप ऐसे मुबाहिसों के दौरान ना बैठाया करें, वो चूँकि खुद अफसाना नवीस है इसलिए मुतअस्सिब है। मैंने बहुत गौर किया, कुछ समझ में ना आया। आखिर मैंने अपने आप से कहा, मंटो भाई अगला रास्ता नहीं मिलेगा, मोटर रोक लो, इधर बाजू की गली से चले जाओ। और मैं चुपचाप बाजू की गली से पाकिस्तान चला आया, जहाँ मेरे अफसाने ठंडा गोश्त पर मुकदमा चलाया गया। मैंने बम्बे टाके जाना छोड़ दिया। अशोक और वाचा आते तो मैं ख़राबी तबीयत का बहाना कर देता। इसी तरह कई दिन गुजर गए। कुछ दिनों तो मैं ज़्यादा पीता रहा, फिर मैंने ये शगल भी छोड़ दिया। सारा दिन गुमसुम सोफे पर लेटा रहता। मैंने बहुत गौर व फिक्र किया मगर कुछ समझ में ना आया। आखिर तंग आकर मैंने कहा, हटाओ चले यहाँ से। शाम की नाइट शूटिंग थी। मैंने अपना असबाब वगैरह बांधना शुरू कर दिया। सारी रात इसमें गुजर गई। सुबह हुई तो श्याम शूटिंग से वापस आया। उसने मेरा बांधा हुआ असबाब देखा तो सिर्फ इतना पूछा, चले? मैंने भी सिर्फ इतना ही कहा, हाँ। जब मेरे रुखसत होने का वक्त आया तो उसने अलमारी से ब्रांडी की बोतल निकाली, 2 पैक बनाए और एक मुझे देकर कहा, हिप्टुल्ला। मैंने जवाब में हिप्टुल्ला कहा और उसने कहकह लगाते हुए मुझे अपने चौड़े सीने में भींच लिया। सुअर कहीं का। मैंने अपने आंसू रोके। पाकिस्तान के। श्याम ने पुरखुलूस नारा बुलंद किया, जिंदाबाद पाकिस्तान, जिंदाबाद हिंदुस्तान। और मैं नीचे चला गया जहाँ ट्रक वाला मेरा इंतज़ार कर रहा था। सामीन, दास्तान का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। मिलते हैं काबुलीवाला में अगले हफ्ते। तब तक के लिए खुदा हाफिज। You were listening to काबुलीवाला on Radio Manu 90.0 FM। चलो बात करके देखते हैं। ये है रेडियो मानू 90.0 FM। चलो बात करके देखते हैं। सुनते रहिए रेडियो मानू 90.0 FM।